हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, और टॉपिक हमारा है कार्य या वर्क, जिसका लेक्चर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप पहले लेक्चर 1 देख लें इसका, फिर लेक्चर 2 पे आएँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित भरपूर मटेरियल अवेलेबल है। रीट, साइंस और मैथ के लिए लगभग सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और पटवार भर्ती है, एसआई भर्ती है, स्टेनो एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक भर्ती है, जिनमें भी जनरल साइंस फॉलो होती है, उन सभी के लिए हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में मैटर अवेलेबल है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, और आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर, वर्क। तो हमने पढ़ा था कार्य क्या है। कार्य जो है बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल में भी डॉट गुणनफल, क्लियर। और जब डॉट गुणनफल आता है तो हम लोग कोस थीटा, अगर यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, क्रॉस गुणनफल होता तो साइन थीटा लगता। अब क्योंकि डॉट गुणनफल है तो कोस थीटा लगेगा। तो मैं फिर कहूँगा, जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखे, तो आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि थीटा की जो स्थितियां हैं, कार्य जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, वहां हमने 3 स्थितियां रखी थी। एक केस रखा था क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा को 0 डिग्री रखूंगा तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो W बराबर FS आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा कार्य। दूसरी स्थिति में हमने कहा था थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखूंगा तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और FS को जब मैं 0 से गुना करूंगा तो W बराबर 0 यानी 0 आ जाएगा। तीसरी स्थिति में हमने थीटा बराबर 180 डिग्री रखा था। कोस 180 का मान -1 होता है, तो जब मैं कोस 180 यहाँ -1 रखूंगा तो W बराबर -FS आ जाएगा, यानी ऋणात्मक आ जाएगा। तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और थीटा जो है वो बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है। थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है। बल और विस्थापन एक ही दिशा में, जैसे ऊंचाई से कोई वस्तु गिरे, मान लो ऊंचाई से कोई वस्तु गिरे, ये मान लो हाइट होगी और ये धरातल हो गया, तो यहां से कोई वस्तु गिरी तो इस वस्तु पर बल भी इसी दिशा में लग रहा है और इसका विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। बल भी इसी दिशा में है, विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो बल और विस्थापन सेम दिशा में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है। अब 90 डिग्री वाला केस देखें कि 90 डिग्री कैसे होगा। जब वर्तुल गति होती है, वर्तुल गति यानी चक्रीय पथ में गति। अब मान लो वर्तुल गति का एग्जांपल देखो, हम लोग एक धागे से पत्थर बांध कर घुमाते हैं, धागे से पत्थर बांध के घुमाते हैं तो वर्तुल गति होती है, चक्रीय गति होती है, क्लियर। तो उस स्थिति में अभिकेंद्री बल लगता है। अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर होता है, तो बल की दिशा ये हो गई, हमारे द्वारा जो अभिकेंद्री बल लगाया गया उसकी दिशा ये होगी। अब ये वर्तुल गति है, एक्चुअल में जो वेग, पत्थर का जो वेग है ना, वो इस दिशा में है, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि अभी तो वो जो डोरी है, हमारा जो धागा है, उसकी लेंथ ही इतनी है कि वो ऐसे ही घूमेगा। लेकिन अगर वो पत्थर घूमता घूमता यकायक खुल जाए तो वो बिल्कुल यूं गति करेगा। सपोज वो घूम रहा है, घूमते घूमते यहाँ से वो ओपन होगा तो वो यूं जाएगा, बिल्कुल ऐसे, क्लियर। तो यहाँ दोनों के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा।
और जब आप कोस 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कार्य 0 आएगा। तो वर्तुल पथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तुल गति या वर्तुल पथ में गति के समय किया गया कार्य होता है, तो वहाँ किया गया कार्य 0 होता है। या बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। तो वर्तुल गति में किया गया कार्य 0 होता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वो घूमता घूमता वापस यहीं आ गया। जब घूमता घूमता यहीं आ गया तो कोई विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि वो वापस अपनी पहले वाली स्थिति पर ही आ गया, तो उसने कोई विस्थापन नहीं किया, यानी विस्थापन 0 हो गया। और जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 हो जाएगा। अब देखें ऋणात्मक स्थिति देखें। मान लो अपने कार में बैठे हैं और वो कार जो है, वो गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, बल भी इसी डायरेक्शन में है और इसका विस्थापन भी इसी दिशा में है। अब अपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाते हमने क्या किया, गाड़ी का विस्थापन किस दिशा में था, इस दिशा में, लेकिन हमने बल लगा दिया बिल्कुल इसकी अपोजिट दिशा में, बल लगा दिया बिल्कुल इसकी अपोजिट दिशा में। इसीलिए वो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, क्योंकि विस्थापन इस दिशा में हो रहा था लेकिन हमने बल इस दिशा में लगा दिया, इसलिए वो गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। तो जब गाड़ी चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो उस समय बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है और कोस 180 का मान ऋणात्मक होता है। तो चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर किया गया कार्य होगा क्या, ऋणात्मक। वहाँ ऋणात्मक कार्य किया जाता है। गाड़ी का पहले बल भी इसी दिशा में था, विस्थापन भी इसी दिशा में था। अब जब हम ब्रेक लगाई तो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि हमने बल की दिशा बिल्कुल अपोजिट कर दी, विस्थापन इस दिशा में था, तो गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी, थोड़ी आगे जाकर रुक जाएगी। तो वहाँ बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्लियर। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर बल और विस्थापन में कोण कैसे हो सकता है। जैसे हमने कहा 45 डिग्री है, 30 डिग्री हो सकता है। हम बल और विस्थापन में 45 डिग्री का कोण भी हो सकता है, 30 डिग्री का कोण भी हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, वो भी क्लियर करें कैसे हो सकता है। जैसे एक फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा है, मान लो जो वो किक मारता है फुटबॉल के, तो वो बल यूं लगाता है ऐसे, यहाँ से मान लो उसने किक मारी, वो बल यूं लगाता है, फुटबॉल ऊपर जाती है हवा में, हवा में ऊपर जाती है, तो बल की दिशा ये हो गई। लेकिन वो फुटबॉल बाद में यहाँ आकर गिरती है, यहाँ आकर, तो उसका विस्थापन इतना हुआ। क्लियर। तो ये बल और विस्थापन में कोण बन गया। ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री। बल तो उसने इस दिशा में लगाया था, पर क्या वो फुटबॉल इसी दिशा में जाती रहेगी क्या, नहीं, वो वापस यहाँ आएगी। तो बल तो लगा था उसका इस डायरेक्शन में, लेकिन विस्थापन हुआ इतना, यहाँ गिर गई सपोज वो, तो ये कोण बन गया। ऐसे ही और देखो, मान लो कोई गाड़ी है जिसको रस्सी बांधकर खींचा जा रहा है। यहां से रस्सी बांधी हुई है और यहां कंधे पर वो रस्सी रखकर खींचा जा रहा है इस गाड़ी को। अब गाड़ी उधर थोड़ी जा रही है, गाड़ी तो इधर खिसक रही है। क्लियर। खींच वो यूं रहा है, गाड़ी इधर खिसक रही है। तो इस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच ये कोण बना है। 30 डिग्री भी हो सकता है और 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। क्लियर। इसी प्रकार का क्वेश्चन पुट होता है। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पुट होता है कि कौन देगा वो आपको। जैसे उसने कहा एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर, बल लगाया उसने 5 न्यूटन का, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी जो है वो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वस्तु को 20 मीटर दूर ले जाने में, यानी विस्थापन कितना करना है, 20 मीटर, बल था 5 न्यूटन और एंगल है 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान देखना है आपने, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से कोस 30 डिग्री निकालना है। तो पहले साइन की वैल्यू देख लें। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। इसको याद रखना तरीका देखो, चौथाई यानी 1/4, चौथाई, आधा, पौना और फिर 1।
0 1/4 आधा 3/4 1। क्लियर। अब इनके रूट ले लो, रूट लेंगे तो रूट 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2, रूट 1 का मान 1, रूट 2 का मान रूट 2, रूट 3 का रूट 3, 4 का रूट 2। ये मान निकल गए साइन के मान निकल गए। तो 0 चौथाई आधा पौना 1 उनके रूट लेने। 0 का रूट 0 ही होता है, 4 का रूट 2 हो गया, 2 का रूट 2 हो गया, 3 का रूट 3 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 1 का रूट 1 ही होता है। अब कोस के मान देखो, कोस के मान बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। 1 इधर आ जाएगा, रूट 3/2 इधर आ जाएगा। अब आपको कोस 30 चाहिए था, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। वैल्यू पुट कर दें, W बराबर FS कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। F का मान 5 न्यूटन है, विस्थापन 20 मीटर है, कोस 30 का मान रूट 3/2 होता है। कट कर दो, 10 आ जाएगा, ये आ गया 5 दाया 50, 50 रूट 3, ये आपके पास कार्य आ गया 50 रूट 3, 50 रूट 3। और कार्य का मात्रक जूल, ये भी अभी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कार्य का मात्रक भी, कार्य का मात्रक जूल। लेकिन उससे पहले गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वो भी समझ लें हम। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका सूत्र होता है mgh। कैसे देखो, अब मान लो ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बल ही लगेगा धरातल की, और गुरुत्वाकर्षण बल ही लगेगा इधर। ऊंचाई से जब कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर गुरुत्वीय बल ही लगता है। अब मान लो एक वस्तु ऊंचाई से गिरी जिसका द्रव्यमान m था, द्रव्यमान कितना था m, और वो जो ऊंचाई है वो h है। ऊंचाई कितनी है h, तो जब यहां से यहां तक गिरी तो ये विस्थापन है, तो विस्थापन हो गया h। विस्थापन क्या हो गया h, विस्थापन हो गया h। अब कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो F इंटू एच, क्योंकि विस्थापन कितना है h, और सेम दिशा में है बल और विस्थापन, तो 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस 0 डिग्री आएगा यहाँ, क्योंकि बल और विस्थापन सेम दिशा में है। अब F क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग G से डिनोट करते हैं। H कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो जब आप कोस 0 डिग्री का मान 1 रखेंगे तो सूत्र आ जाएगा mgh। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो mgh होता है। W बराबर mgh होता है। कैसे, m द्रव्यमान की एक वस्तु जब h ऊंचाई से गिरती है तो विस्थापन h है, और वहाँ बल होगा mg। बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या है, F बराबर mg, क्योंकि बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और क्योंकि हम लोग गुरुत्वीय बल निकाल रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण, तो F बराबर ma की बजाय F बराबर mg रखेंगे। क्लियर, तो F बराबर mg रखोगे तो W बराबर mgh आने वाला है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गुरुत्वीय कार्य जो होता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है, W बराबर mgh होता है। अब कार्य का मात्रक देख ले, कार्य का मात्रक कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। अब दो तरह के मात्रक होते हैं, एक तो mks जिसे मैसे मात्रक बोलते हैं, और दूसरा CGS। mks और CGS में क्या फ़र्क है वो देख लें। पहले तो दो मात्रक कार्य के हम डिस्कस करेंगे। एक तो mks पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, और एक CGS पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अब देखो कार्य क्या था, W बराबर बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इस प्रकार कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। SI पद्धति में
या MKS पद्धति में। कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कहते हैं। अब CGS पद्धति में देखो, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक बल को न्यूटन की बजाय W बराबर क्या था FS, न्यूटन की बजाय डाइन में रख दें, न्यूटन की बजाय डाइन में रख दें, और विस्थापन को मीटर की बजाय सेंटीमीटर में रख दें, तो डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर अर्ग। तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कैसे, ये भी देख लो, यहाँ भी क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। कैसे होता है 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, वो देखें। अब देखो, ये थी MKS पद्धति, क्लियर। ये है CGS पद्धति। बल W बराबर FS था, बल का मात्रक न्यूटन हो गया। न्यूटन कैसे बना देखो, F बराबर m में, F बराबर m में, m यानी द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m, a यानी त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक हो गया। विस्थापन था मीटर यानी इनटू मीटर। न्यूटन का मैंने मान रख दिया F बराबर m में, बल हो गया F बराबर m में, तो W बराबर MAS मैंने F बराबर m में रख दिया। m हो गया किलोग्राम, a हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर s हो गया मीटर। क्लियर, ये MKS पद्धति है। अब इसको CGS में बदलूँ मैं, देखो W बराबर, अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में बदलूं तो 1000 ग्राम, किलोग्राम को मैंने ग्राम लिख दिया, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड ही रहेगा दोनों पत्तियों में, सेकंड स्क्वायर। फिर मीटर को मैं सेकंड में बदलूं तो 100 सेंटीमीटर। तो ये मैंने CGS पद्धति बना दी। अब आप देखो, 1000 इंटू 100 तो 7 जीरो बन गई। देखो बन गई 7 जीरो, 7 जीरो बन गई, तो 10 की पावर 7 बन गया। तो W बराबर 10 की पावर 7 बन गया। तो जब मैंने जूल को अर्ग में बदला तो ये 10 की पावर 7 अर्ग बन गया, क्योंकि अर्ग जो होता है वो CGS पद्धति है। CGS यानी ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में है वो। तो जब मैं किलोग्राम मीटर और सेकंड को ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में बदलूंगा तो आप लोग देख रहे हैं W बराबर 10 की पावर 7 अर्ग आ गया आपका उत्तर। क्लियर, और यहाँ W बराबर जूल था, 1 जूल। तो यानी 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन जो होता है, अब ये भी देख लो, 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन वो 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। कैसे देखो, न्यूटन क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का सूत्र होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F बराबर m में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को जब आप लोग CGS पद्धति में लिखेंगे तो किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 1000 इंटू 100 बनेगा। ये विस्थापन है। क्लियर, अभी हम बल देख रहे हैं, बल सिर्फ न्यूटन देख रहे हैं। F बराबर m में, एक तो m को किलोग्राम में लिखें, एक को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखें, तो ये तो है न्यूटन। और किलोग्राम को ग्राम में बदल दें तो डाइन बन जाएगा। तो 1000 ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 100 सेंटीमीटर हो गए। सेकंड सेकंड ही रहना है, प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 1000 इंटू 100 10 की पावर 5 हो गया। तो यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल देख लें। जैसे एक न्यूमेरिकल और देखें, पहले वो कोर्स 30 वाला बताया आपको, अब एक और देखो। एक सफ़र में जाते समय एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के एक थैले को, 20 किलोग्राम के एक
थैले को, यानी m आपको दे दिया गया कितना 20 किलोग्राम, द्रव्यमान दे दिया गया 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम के थैले को, बहुत ही सिंपल बात है, 20 किलोग्राम के थैले को 1.5 मीटर ऊंचा उठाता है। कितना ऊंचा उठाता है? 1.5 मीटर ऊंचा उठाता है, विस्थापन 1.5 मीटर आ गया। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब उसने ऊंचा उठाया है या नीचे गिराया है तो बिल्कुल ये सूत्र लगेगा, ऊंचा उठा दें चाहे नीचे गिरा दें तो F बराबर mgh सूत्र लगेगा। और g का मान आपको दिया होगा, नहीं दिया हो तो 9.8 फिक्स है, या फिर दिया होगा 10 या 9.8, दोनों में से एक डिजिट दी होगी। एग्जैक्ट 9.8 होता है, लेकिन कई बार 10 दे देता है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ क्वेश्चन में g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कार्य आपने निकालना है। तो W बराबर mgh, m का मान 20, h का मान 1.5, g का मान 10, तो 20 इंटू 10 इंटू 1.5, तो 15 को 20 से गुना करेंगे आप तो आपका कार्य 15 को जब आप 20 से गुना करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 300। क्लियर? तो इस प्रकार आपका आंसर 20 किलोग्राम का थैला था और उस पर 1.5 मीटर हाइट पे उठाया गया है। जी का मान 10 है, तो 1.5 इंटू 10 15 हो गया। 15 इंटू 20 आप करेंगे, W बराबर 20 इंटू 15, तो आपका उत्तर आ जाएगा 300। तो इस प्रकार किया गया कार्य जो होगा वो 300 जूल होगा। तो साथियों, ये था आपके कार्य का वीडियो। दोनों लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।